Good morning, everybody. Welcome back to this session. Now, today I'm going to discuss a new topic related to syntax. जैसा कि सिंटैक्स के बारे में हमने पहले भी बताया था कि इसी को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, और कहने का मतलब कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउ टू यूज अ करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अर्थात किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी दूसरे शब्दों में सिंटैक्स कहा जाता है। आज उसी से एक टेस्ट का पेपर है जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम और साथ साथ उसमें कुछ कंपटीशन में भी आ चुका है। उससे रिलेटेड एक पेपर है जिसमें मैंने 13 क्वेश्चन को इसमें लिया है और इसका आपको विथ यानी एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यू हैं उनके लिए भी और जो पहले से जान रहे हैं उन लोगों के लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप इसको सिंसियरली आप देखेंगे और मैं समझता हूँ कि उससे आपको क्वेश्चन ना सिर्फ कि बोर्ड लेवल में बल्कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में सबसे अधिक अगर क्वेश्चन रहता है तो वो वर्ब से रिलेटेड रहता है, और वो हमारा एक मेन पार्ट है सिंटैक्स। और इससे आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक रहेगा ही रहेगा, चाहे वो आपका इम्प्रूवमेंट का हो, चाहे वो डायरेक्ट आपको सेंटेंस एरर्स के रूप में दिया जाए या फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में दिया जाए। तो कहने का अर्थ कि यदि आपका बेस पर पकड़ है यानी फंडामेंटल आपको मालूम है तो क्वेश्चन चाहे किसी भी कैटेगरी का किसी भी तरह का क्यों ना हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं चलता हूँ विदाउट डिले, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एज फार एज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, हियर लिखा हुआ है यहाँ पर सुमन एज वेल एज हिज सिस्टर्स, और ब्रैकेट में आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये कंपटीशन में अगर इस तरह से दिया जाता है तो ये ओब्लिक के द्वारा इसको ABCD के टर्म में बांट दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि जिसमें गलत है, गलतियां हैं, उसको आप फाइंड आउट करो। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में ही रखा है जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो कंसेप्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं, सुमन एज वेल एज हिज सिस्टर्स, और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में यानी कि ब्रैकेट में आपका वेयर शब्द दिया गया है और आपको सही करके उसको लिखना है। तो देखिए पहले नंबर का जहाँ तक सेंटेंस की बात है, कोई भी अगर दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इस तरह से अगर जुड़ा हो तो उस केस में आप हमेशा यानी कि पहले वाले नाउन के हिसाब से चलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, राजू विथ हिज ब्रदर क्लियर डैश गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि राजू भी है और उसके भाई भी साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंटैक्स का रूल आपको अप्लाई होगा जो कि दिखाता ये कहता है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन अलॉन्ग विथ, विथ, टुगेदर विथ या इस तरह से जुड़ा है तो उस केस में हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से आप लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस केस में सुमन के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर सिस्टर्स जरूर दिया है और आपको वेयर भी देकर के जज करने का काम किया जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इस केस में सुमन के अनुसार होगा यानी फर्स्ट के अनुसार, तो इस केस में आपको यहाँ वाज के जगह पर, वेयर के जगह पर वाज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड नंबर है सुशील एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वेर सिंसियर अबाउट दिस रिजल्ट। मान लो इस तरह का केस दिया हुआ है तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है, अगर दो नाउन या प्रोनाउन इस तरह से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एंड के द्वारा इस तरह से जुड़े हों तो उस केस में हमेशा आप पॉजिटिव के अनुसार से क्लिक करेंगे, यानी कि पॉजिटिव के अनुसार आप ऑक्सिलरी वर्ब सेट करेंगे। कहने का अर्थ कि जब भी निगेटिव हम कोई भी नाउन के साथ निगेटिव यूज करते हैं तो वो नहीं है, कहने का मतलब जब वो नहीं है तो रेस्ट बचा क्या, जो पॉजिटिव है। तो रूल ये भी है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव एंड से जुड़े हों तो आप हमेशा पॉजिटिव के अनुसार से वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सुशील एंड नॉट हिज रिलेटिव्स, तो यहाँ से यहाँ तक जब उसके रिलेटिव्स नहीं हैं तो बचा क्या, सुशील बचा। तो इस केस के अनुसार आपको इस पास्ट फॉर्म में
वेयर का प्रयोग नहीं होके वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपका है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है वाज अगेंस्ट द प्रोपोजल। यानी कि इस तरह के केस में हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि जब दो पोस्ट अगर इस तरह से दिए हों और दोनों में आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो उससे दो अलग अलग पद का बोध होता है। कहने का मतलब कि अगर इस केस में यहां पर हम ये लिखते कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, और यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दोनों पद में अलग अलग किया गया है, इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। और इस केस में हमेशा आपको जब दो व्यक्ति का बोध होता है तो वर्ब आप प्लूरल लगाएंगे, और यहां पर जानबूझ के आपको वाज दिया गया है तो इस केस में आपको वेयर होगा। क्लियर? फोर्थ नंबर में आते हैं, कहता है आइदर सुनीता और हर फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में आपको दिया है वाज गिल्टी फॉर दिस केस। अब यहां पर यह देखना है कि कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आइदर और, नेदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो उस केस में हमेशा आप बाद वाले यानी सेकंड नंबर वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से एक जल्दी वर्ब देंगे। तो यहां पर है सुनीता और लास्ट यानी बाद वाला जो है आपका वो है फ्रेंड्स, और ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इसके अनुसार से वाज नहीं लग के वेयर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसमें कहता है कि नाइदर रमन नॉर सुमन एंड संजू वाज प्रेजेंट यस्टरडे। मान लो इस तरह का यहां पर आपको जानबूझ के इस तरह से मान लीजिए फिलर्स के टर्म में या मान लो कि एरर्स के टर्म में ही दिया जाएगा, तो आप कंसेप्ट पर पकड़ बनावे, बाकी आपका सब में काम करेगा। इस केस का कंसेप्ट यही है कि अगर नेदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन, अभी जस्ट हमने बोला कि अगर जुड़ा रहे तो हमेशा आप सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार चलेंगे। तो इस केस में फर्स्ट नंबर है रमन, और नॉर के बाद वाला जो होगा वो आपका सेकंड कहलाएगा। तो इस केस में यहां पर आपको दो व्यक्ति है यानी सुमन एंड संजू, तो आपको हमेशा जब बोले हैं कि नेदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़ा रहे दो नाउन या प्रोनाउन तो आप हमेशा बाद वाले के अनुसार चलेंगे। तो बाद वाला आपका है प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए इस केस के अनुसार से यहां पर वाज नहीं होके वेयर का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 6 पर, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द गेट। अब मान लीजिए, देखिए इसके पीछे कंसेप्ट ये है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। पेयर मीन्स कि वो जोड़ा, कहने का मतलब जैसे इसके बारे में कई एग्जांपल हमने पहले भी वर्बली इस तरह से दिया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो एक साथ मिलने के बाद वो एक प्रकार से एक कंप्लीट फॉर्म में जाने जाएंगे और उसका हम जनरली यूज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये रहता कि ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो उस केस में वो दोनों मिल करके एक ब्रेकफास्ट का रूप है, कोई सिंगल हम नहीं यहाँ कह सकते हैं। तो इसलिए आप दो इस तरह से नाउन के केस में एंड से जुड़े होने के बावजूद भी सेंस सिंगुलर मिल रहा है, इसीलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स उसको बोलते हैं जब दो नाउन एक दूसरे के पूरक हों, अर्थात एक के बिना दूसरा लगेगा अधूरा, या आप ये कह सकते हैं कि सिंगल हम उसका अपने लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो इस सेंस में जैसे कि आप घोड़ा और उसके साथ साथ जो खींचने वाला जो लगा रहता है जिसमें आपको एक तरह से पहिया रहता है कैरेज, या फिर उसके साथ ढोने वाला जो सामान ढोने वाला कैरेज, तो कहने का मतलब वो जब दोनों मिलेगा तभी आप उससे एक इफेक्टिव यूज कर सकते हो उसका। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी सामान को ढोने के फॉर्म में टर्म में, तो ये दोनों मिल करके एक घोड़ा गाड़ी के टर्म में हम इसको बोलते हैं, और उस केस में दोनों मिल करके काम करेगा, एक सिंगुलर सेंस देता है, इसीलिए इस केस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नहीं होगा। क्लियर? जैसे आप बोलते हो कि राइस एंड कड़ी और डैश माय फेवरेट फूड, तो उसमें सिर्फ राइस, कोई नहीं कहता कि राइस इज माय फेवरेट फूड, आपको इसमें दोनों मिल करके एक भोजन का प्रकार है, तो दोनों मिलने के बावजूद भी सेंस सिंगुलर दे रहा है,
इसीलिए उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जैसे कि आपका इस तरह से जो भी वर्ड दिया जाएगा इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड जो एक दूसरे का पूरक हो और जिससे अकेले हम उसका, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहें हैमर एंड सिकल, जैसे कोई हथौड़ा है, अगर उससे कोई भी हम कील को दीवार पर एक कोई फोटो हमको लगाना है तो उसके लिए हैमर एंड सिकल डैश रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस फोटोग्राफ। तो कहने का मतलब वहाँ हैमर एंड सिकल इज रिक्वायर्ड कहेंगे, आर रिक्वायर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि उन दोनों के मिलने से एक इफेक्टिव आप कोई कार्य कर सकते हो, एक सटीक कोई काम कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ वर्ड होता है जो दोनों मिल करके किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त हैं या सही हैं, तो उस केस को वहां पर सिंगुलर सेंस प्राप्त होता है। और यही कारण है कि दो होने के बावजूद भी वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द जूरी डैश, यहां पर वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन इन दैट केस। अब देखिए, जिसे कहते हैं वकीलों का दल, जूरी यानी कि न्याय करने वालों का इस तरह से दल, ग्रुप में, ये आपका कलेक्टिव नाउन है और मानते हैं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, नो डाउट। जैसे हम कहते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो वहां पर कहेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का एक दल यहां पर उपस्थित है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्रेजेंट हियर। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन में इस तरह का होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो एक होता है ग्रुप में और एक होता है दूसरा की जिससे डिस्ट्रीब्यूशन का भी बोध हो। अगर यही जूरी, अगर हम यहां पर दें द जूरी डैश और यहां डिवाइडेड के जगह पर अगर यूनाइटेड शब्द का बोध हो या यूनाइट शब्द का हम बोलते हैं डायरेक्ट, तो उस केस में यानी कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट ये ही है कि जब भी कलेक्टिव नाउन एक साथ प्रयोग किए जाएंगे, यानी उसके सारे जो भी हैं एलिमेंट्स, जो भी नाउन के टर्म हैं, अगर वो सभी एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर वो वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन में जो सदस्य हैं या जो नाउन के टर्म में वहां रखे हैं, अगर उससे डिस्ट्रीब्यूशन का बोध होता है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर डिवाइड का बात हो रहा है, यानी डिवीजन हो रहा है, तो इस केस में आप जो है डिवाइड अगर नहीं रहता तब यहां पर वाज सही था, लेकिन यहां पर डिवाइड हो रहा है, इसीलिए यहां पर द जूरी वाज नहीं कह के यहां पर वेयर का प्रयोग आप करेंगे। क्लियर, वेयर। और यहां पर उसी के अनुसार आपको इस टर्म में भी भरने के लिए कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाएगा कि यहां पर वेयर डिवाइडेड दिया है और यहां इन देके इसको खाली जगह छोड़ा जाएगा। तो आपको यह देखना है कि जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो रहा है तो वर्ब प्लूरल लेगा, और यहां पर सेल्फ का यानी अपने मत है ना, इन देयर ओपिनियन, अपने मत में। तो कहने का मतलब कि इस केस में आपको अगर प्लूरल का यहाँ पर देयर का ही प्रयोग होगा, यहाँ कभी हीज का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर द जूरी और यहाँ यूनाइटेड शब्द का अगर हम बोध कराते हैं, यूनाइट है, एक है, यूनाइट है, तो कहने का मतलब उसका अगर बोध कराते हैं तो इस केस में यहाँ पर देयर के जगह पर आप हीज का प्रयोग करते। क्लियर। लेकिन कहने का मतलब कि और एक सिस्टम एक और भी है कि कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा इस केस में आपको यह भी देखना है कि इन इट्स केस यानी अपने, तो वहां पर इट लेकर के आप कंफ्यूज ना कर जाएं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पर, द वेजेज ऑफ सिन। अब देखिए यार, वेज के केस में लेबर जो कोई कार्य करता है तो उसको जो हम मजदूरी के रूप में देते हैं तो वो मजदूरी है, लेकिन यहाँ वेजेज है। तो वेजेज का मतलब तो है एक दूसरा परिणाम, यानी रिजल्ट क्या होगा। तो कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं तो द वेजेज ऑफ सिन, यानी पाप का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, मृत्यु के समान। कहने का मतलब वो अच्छा नहीं होगा। तो इस केस में द वेजेज ऑफ सिन, यहां पर आर के जगह पर आपको ईज का प्रयोग करना है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कहता है कि 2/3। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे कहेगा 2/3, 4/5 कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और कहेगा द हाउस यानी घर का 2/3 हिस्सा। ठीक है,
डैश यानी कि इस जगह पर आपको खाली जगह रहेगा, और नहीं तो कुछ कंफ्यूज करने के लिए वर्ब के रूप में दिया गया है और आपसे सही आपको पूछा जा रहा है। तो जब भी देखिए किसी एक घर का 2/3 भाग और यहां पर दिया है वेयर, तो घर कितने हैं, हमने पहले भी कहा था कि अगर फ्रैक्शनल कोई नंबर सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए और इस केस में आपको वर्ब का प्रयोग करना हो तो हमेशा आप उसके तुरंत बाद के नाउन को चेक करेंगे। तो यहां पर 2/3 के बाद जो हमारा नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में है और इसके अनुसार से आपका एक जल्दी वर्ब डिसाइड होगा। और ये जब सिंगुलर है तो फिर यहां वेयर का प्रयोग हम नहीं करके वाज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आते हैं 10th नंबर पर। कहता है राजेश टुगेदर विथ हिज एल्डर ब्रदर, और यहां पर है कि वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लियर? अभी देखिए जस्ट मैंने अभी कहा विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ के साथ अगर दो नाउन या प्रोनाउन इस तरह से जुड़े हों तो आपका यहां से यहां तक सेकंड वाला हुआ और फर्स्ट हुआ आपको राजेश। इस केस में हमने अभी तुरंत कहा था कि इस तरह के केस में पहले वाले नाउन के हिसाब से हम चलेंगे। तो पहला वाला नाउन हमारा एक व्यक्ति है राजेश, तो इसके हिसाब से जब हम चलते हैं तो यहां वेयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी वाज होगा। क्लियर? आते हैं 11th, नेदर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस आर राइट। अब देखिए ऐदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम दो में से किसी एक को बताते हैं, और नेदर का प्रयोग करते हैं जब दो में से किसी को नहीं बताने का हो, निगेटिव। तो इस केस में इन दो प्रश्नों में से कोई भी कहने का मतलब सही नहीं है, और आइदर नाइदर तो कहने का मतलब जब सही नहीं है और उसके पहले आइदर नाइदर से अगर कोई भी इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां सिंगुलर सेंस आपको मिलता है और वो वर्ब सिंगुलर लेगा। कहने का मतलब कि इस केस में आप आर राइट नहीं करके इज राइट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये आपको एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव केस का प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, जो हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया है और आपको लेक्चर के रूप में भी आगे इस तरह का कंसेप्ट मिलेगा। आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट आपका है द सीनरी ऑफ कश्मीर, और यहां पर आपको आर दिया है ब्यूटीफुल एंड प्राइस वर्दी, यानी कश्मीर का जो दृश्य है वो सुंदर भी है और प्रशंसा के योग्य है, इस तरह का सेंस है। अब देखिए जैसे कि हमने एक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का हो तो उस केस में आपको हमेशा, यानी कि इस केस में हमेशा आपको पहले वाले के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैं कहूँ द पीपल ऑफ बिहार डैश ऑनेस्ट एंड ब्रेव, तो उस केस में पीपुल हमारा पुल्डल फॉर्म में है और ये हमेशा पुल्डल वर्ब ही लेगा। लेकिन यहाँ है सिनेरी यानी कि दृश्य, और सिनेरी हमारा ये यूसियन केस में आता है अनकाउंटेबल नाउन में, इसीलिए इसके अनुसार से वर्ब सिंगुलर लेगा। तो कहने का मतलब ये जो है सिनेरी ऑफ कश्मीर आर नहीं होके इज हो जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है 2/3 ऑफ द बुक, और यहां पर आर रविश, या रविश को हम कह सकते हैं कि नोट इन ए प्रॉपर वे। कहने का मतलब कोई एक बुक है और उसका 2/3 भाग जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, यानी कि वो एक कुछ कचरे के समान हो गया है या फिर उसको दीमक खा गया, इस तरह का। अब देखिए यहाँ पर जब भी फ्रैक्शनल नंबर आपका होगा सब्जेक्ट के जगह पर तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद का नाउन चेक करेंगे। तो नाउन आपका क्या है? नाउन आपका यहाँ इसको बोलते हैं एशियन केस, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक बुक की बात हो रही है, तो इस केस में आपको इस नाउन के हिसाब से चलना है, और जब ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब इज यूज करना चाहिए। अगर यही यहाँ पर बुक्स रहता, क्लियर, अगर ये रहता 2/3 ऑफ द बुक्स, यहाँ पर एस लगा रहता तब आपका ये सही था। लेकिन अभी चूंकि ये बुक है इसीलिए यहाँ पर आर नहीं होके इज होगा। तो मैं आज समझता हूँ कि जो कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर के रूप में
आपको यहाँ पर दिया गया है और उसका जो हमने एनालिसिस किया तो बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी दिक्कत होगी उसको आप जो है आगे यानी फर्दर आप डाउट क्लियरिंग क्लासेस के रूप में जो भी कुछ वीडियो दिया जाएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी के लिए फिर इसी तरह से हम आगे भी इस तरह का सेशन जारी रखेंगे और आपको जहाँ तक जो भी होगा डाउट उसके लिए आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।